4 साल बाद एक बड़े से घर में, जो देखने में महल से कम नहीं लग रहा होता है, उसमें एक 2.5 साल की बच्ची खेलते खेलते एक कमरे में चली जाती है जहां उसकी स्माइली वाली बॉल गुम हुई होती है। वह उस रूम में जाकर अपनी स्माइली वाली बॉल खोजने लगती है। उसी रूम के डबल साइज किंग बेड पर एक लड़की लेटी हुई होती है, जिसे देखने से लग रहा होता है कि वह लेटी हुई तो है मगर जागी है, लेकिन उसके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई हरकत नहीं होती है। तभी वह बच्ची धीरे धीरे करते हुए उसके पास आती है और कहती है, मासी आप कितना सोती हैं। ये बात वह अपनी तोतली आवाज में कहती है। आप यहाँ थी ना, बताइए मेरी बॉल कहाँ गई है। गुम हो गई है, मुझे मिली नहीं रही। वह मेरी फेवरेट बॉल है, मौसी ढूंढिए ना। वह इसी तरह सोई हुई लड़की से बातें किए जा रही होती है, मगर उसकी कोई प्रतिक्रिया ना होता देखकर रोने लगती है। फिर कहती है, मासी आप बहुत गंदी हैं, आप तो मुझसे बात भी नहीं करती। डाडा कहते हैं आप जल्दी उठेंगी, मगर आप उठती ही नहीं। मैं आपसे बात नहीं करूंगी, आपने मेरी बॉल छुपाई है। मैं मम्मा से आपकी शिकायत करूंगी। वह बच्ची रोने लगती है। तभी सोई हुई लड़की के हाथों में कुछ हलचल होती है, जिसे देखकर वह बच्ची खुश होते हुए कहती है, मासी उठ रही हैं, मासी उठ रही हैं। मैं मम्मा को बताकर आती हूँ। और वह दौड़ते दौड़ते अपने मम्मा के पास जाने लगती है। कुछ ही देर में वह अपनी मम्मा के पास होती है, जो किचन में काम कर रही होती हैं। तभी वह कहती है, मम्मा मम्मा, मौसी ना उठ रही हैं। चलो ना मम्मा, मैं ना मौसी के साथ खेलूंगी मम्मा। चलो ना, मौसी जाग जाएंगी। वह लड़की जो किचन में काम कर रही होती है, उस बच्ची की बात सुनकर हैरान होती है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा होता। वह बैठते हुए उस बच्ची से कहती है, बच्ची आपने क्या कहा। जिसे सुनकर वह बच्ची कहती है, मम्मा मैं सच कह रही हूँ, मासी के हाथ ना हिल रहे थे, मैंने देखा था। आप देखना, मौसी अब जल्दी जाग जाएंगी। मैंने उनसे कहा कि वह जल्दी उठें, मुझे उनके साथ खेलना है, तो वह मेरी बात मान गईं। मम्मा मौसी के साथ अब मैं खेलूंगी। वह लड़की बहुत हैरान होती है। वह उस बच्ची को गोद में लेती है और उस सोई हुई लड़की के कमरे में चली जाती है। कुछ ही देर में वह दोनों उस कमरे में होती हैं। तभी वह सोई हुई लड़की के बगल में बैठकर कहती है, भव्या उठना, और कितना इंतजार करवाएगी। देखना 4 साल से मैं तेरे उठने का इंतजार कर रही हूँ। अब ये गिल्ट मुझे जीने नहीं देती। भव्या प्लीज उठ जाओ, मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। मेरी वजह से आज तुम्हारी ये हालत है। देखना कनक कितनी बड़ी हो गई है। वह रोज मुझसे पूछती है कि उसकी मासी कब उठेगी, मगर इसका जवाब मेरे पास नहीं होता। आज प्लीज उठ जा और कनक को उसके सवालों का जवाब दे दे। प्लीज उठ जा भव्या। तो वह सोई हुई लड़की यानी भव्या के शरीर में कुछ हलचल होती है, जिसे देखकर उसके बगल में बैठी तारा रोने लगती है और वह किसी को फोन कर डॉक्टर को बुलाने को कहती है। कुछ समय में डॉक्टर आकर भव्या को चेक करते हैं और वह तारा से कहते हैं, अब इन्हें कुछ ही समय में होश आ जाएगा। इनकी बॉडी कोमा से रिकवर पूरी तरह से कर चुकी है। बस इतने सालों से कोमा में रहने के कारण अभी बॉडी में पूरी तरह से एक्टिविटी होना स्टार्ट नहीं किया है। जैसे ही बॉडी एक्टिव होने लगेगी तो ये उठ जाएंगी। डॉक्टर इतना कहकर वहां से चले जाते हैं। तारा ये सुनकर बहुत खुश होती है कि भव्या उठने वाली है। वह जल्दी से किसी को फोन कर कहती है कि भव्या को होश आ रहा है। वह ये कहते हुए बस रोए ही जा रही होती है। तारा फिर से भव्या के पास बैठते हुए उसके हाथ को पकड़कर कहती है, भव्या तूने कितना इंतजार कराया मुझे। पूरे 4 साल से मैं तेरे होश में आने का इंतजार कर रही हूँ। मैं बता नहीं सकती कि ये देखकर कि तू होश में आ रही है मैं कितनी खुश हूँ। बस तू जल्दी से होश में आ जा और मैं अपना वादा निभा कर इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। प्लीज तू जल्दी से होश में आ जा। तभी वह बच्ची कहती है, मम्मा हम कहाँ जाएंगे, हम तो मासी के साथ खेलेंगे ना, जब मासी उठेगी। तो ये सुनकर तारा मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ बच्चे आप मासी के साथ खेलेंगी। डॉक्टर के जाने के बाद तारा खुशी से फूले नहीं समा रही होती है। कुछ समय बाद भव्या के शरीर में फिर से हलचल होने लगती है और वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने की कोशिश करती है,
मगर वह अपनी आंखें खोल नहीं पा रही होती है। उसे इतना आंख खोलने पे जोर देते हुए देखकर तारा उसके पास जाती है और कहती है, भव्या प्लीज आराम से। भव्या तारा की आवाज सुनकर फिर से अपनी आंखें खोलने की कोशिश करती है, मगर वह अपनी आंखें नहीं खोल पा रही होती है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। कुछ देर में वह अपनी आंखें खोलती है तो वह अपने आप को उस रूप में देखकर सोचती है कि वह कहाँ है। फिर वह अपनी नज़रों से अपने पास खड़े लोगों को देख रही होती है, जहाँ केवल तारा और एक छोटी सी बच्ची होती है। वह तारा को देखती है और तारा कहती है। तारा भव्या के मुंह से अपना नाम सुन मुस्कुरा देती है। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि भव्या पूरे 4 साल बाद कोमा से जाग चुकी है। वह तो डायरेक्ट भव्या को गले लगा लेती है। दोनों कुछ देर यूं ही गले लगे रहने के बाद तारा कहती है, भव्या मैं ना तुमसे बात नहीं करूंगी। तूने मुझे पूरे 4 साल वेट कराया है। तुझे पता है मैंने ये 4 साल कैसे निकाले हैं तुम्हारे बिना। तुमने मुझे बहुत परेशान किया। वह इतना कहकर फिर से रोने लगती है। भव्या तारा को गले लगा लेती है और फिर उठने की कोशिश करती है, मगर वह अभी उठ नहीं पाती, जिसे देख तारा कहती है, भव्या आराम से। फिर उसके पीठ के पीछे एक पिलो रख देती है, जिसका सहारा लेकर भव्या बैठ जाती है। फिर वह कनक की ओर देखकर कहती है कि ये बच्ची कौन है, जिसे सुनकर तारा मुस्कुराते हुए कहती है कि वह उसकी बेटी है। बेटी सुनते ही भव्या मायूस हो जाती है। वह अपने आप से कहती है, नहीं भव्या, तू मायूस नहीं हो सकती। तूने ही तो कहा था भव्य को तारा से शादी करने को। तू आज उदास नहीं हो सकती है। उसके बाद वह कनक को अपने पास बुलाती है। कनक दौड़ते हुए भव्या के पास आती है और उसे गले लगा लेती है। फिर कुछ देर बाद उससे अलग होकर कहती है, मासी मैं ना आपसे बात नहीं करूंगी। मैं आपको कितना उठाने की कोशिश करती थी, लेकिन आप तो उठती ही नहीं थी, और आज आप इस तरह अचानक से उठ गए। मैं आपसे बात नहीं करने वाली। वह इतना कहकर मुंह फुला लेती है, जिसे देखकर भव्या मुस्कुराते हुए कहती है, यदि मासी सॉरी कहेगी तो भी बच्चे मासी से बात नहीं करेगी। जिसे सुनकर कनक मुस्कुराते हुए कहती है, यदि मौसी कान पकड़कर सॉरी कहें तो कनक मासी को माफ कर देगी। ये सुनकर भव्या अपने कान पकड़ते हुए बहुत प्यार से सॉरी कहती है। तीनों आपस में बैठे मुस्कुराकर बातें कर रहे होते हैं। इतने सालों बाद कोमा से जागने के कारण भव्या को बहुत थकावट हो रही होती है। फिर वह फिर से नींद के आगोश में चली जाती है। तारा आज बहुत खुश होती है, इसलिए वह भव्या के मनपसंद खाना बनाने चली जाती है। कुछ समय में तारा बहुत सारे डिश बना लेती है भव्या के लिए। वह सारे डिशेस डाइनिंग टेबल पर लगाती है। तभी वहाँ एक लड़का जो लगभग 26 साल का लग रहा होता है, वह आते हुए कहता है, वाह तारू, आज तो तुमने मुझे खुश कर दिया। इतना सारा खाना बनाया है, वह भी इतनी मुस्कुराहट के साथ। तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया। जिसे सुनकर तारा मुस्कुराते हुए कहती है, यदि तुम मेरी खुशी का कारण जानोगे तो तुम भी बहुत खुश होगे। तो वह लड़का कहता है, क्या है तुम्हारी खुशी का कारण, जरा मैं भी तो जानूं। जिसे सुनकर तारा कहती है, वह भव्या को होश आ गया आज। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ। मेरी 4 साल की मेहनत आज रंग लाई। आज भव्या को ठीक देखकर मैं बहुत खुश हूँ। जिसे सुनकर वह लड़का मुस्कुराते हुए कहता है, क्या सच में तारू, उन्हें होश आ गया। जिसे सुनकर तारा हाँ कहती है। फिर वह उस लड़के को गले लगा लेती है। वह उसे गले लगाते हुए कहती है कि अब उसका यहाँ रहने का मकसद पूरा हो गया है, अब उसे यहाँ से जाना होगा। जिसे सुनकर वह लड़का मायूस हो जाता है। फिर वह कहती है, नहीं राज, मुझे जाना ही होगा। मैं अब और नहीं उसकी नफरत सह सकती। क्या गलती थी मेरी, जिसकी सजा मुझे आज भी मिल रही है, उसकी नफरत के जरिए। फिर वह लड़का कहता है, तो ठीक है, यदि तुम जाओगी तो मैं और कनक भी तुम्हारे साथ जाएंगे। हम लोग तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। जिसे सुनकर तारा कहती है, अच्छा छोड़ो ये सब, हम बातें बाद में करेंगे। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे मेरी भव्या फिर से वापस मुझे मिल गई। वह इतना कहती है और फिर से अपने कामों में लग जाती है। तभी राज कहता है, तारा क्या तुमने उसे बताया कि उन्हें होश आ चुका है। जिसे सुनकर तारा कहती है, हाँ मैंने उनके स्टाफ को कॉल कर दिया है, वह उसे बता देंगे। वह मेरा कॉल देखकर तो कभी फ़ोन उठाएगा ही नहीं, इसलिए मैंने उसके स्टाफ को कॉल किया है। तभी राज उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा देता है। कुछ देर बाद तारा भव्या के लिए
एक प्लेट में खाना निकालकर भव्या के कमरे की ओर चली जाती है। कुछ देर में वह भव्या के कमरे में होती है। भव्या बेड पर बैठी कुछ सोच रही होती है। तभी वहां तारा आते हुए कहती है, चलो आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। मैंने पूरे 4 साल तुम्हारे बिना खाना खाया है। भव्या, तुम्हें याद है जब से मैं हॉस्टल में आई थी, हमेशा हम साथ में ही खाया करते थे। जिसे सुनकर भव्या बस थोड़ा सा मुस्कुरा देती है। उसके उदास चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। भव्या के ही बगल में कनक सो रही होती है। भव्या एक नज़र कनक को देखती है और फिर वह तारा से पूछती है, कनक कितने साल की हो गई है तारा? जिसे सुनकर तारा मुस्कुराते हुए जवाब देती है, कनक अभी 2.5 साल की हुई है। तुम्हें पता है भव्या, कनक और भव्य में एक बहुत बड़ी कॉमन बात है। जिसे सुनकर भव्या कहती है, और वह क्या है? भव्य का नाम सुनकर भव्या फिर से उदास हो जाती है। तभी तारा कहती है, कनक का जन्म भी उसी दिन हुआ है जिस दिन भव्य का जन्मदिन है। जिसे सुनकर भव्या हैरान भी होती है, साथ में मुस्कुराती भी है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि वह ये सब सुनकर कैसे एक्सेप्ट करे या कैसे रिएक्ट करे। उसने ही तो भव्य को मजबूर किया था तारा से शादी करने को। तो आज जब भव्य ने तारा से शादी कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया है, तो वह उदास क्यों है? तारा भव्या को खाना खिलाते हुए कहती है, भव्या, हमने तुम्हें बहुत मिस किया। सबसे ज्यादा भव्य ने तुम्हें मिस किया। अब जब वह तुम्हें देखेगा तो देखना, वह बहुत खुश होगा। उसकी तो मानो खुशी का ठिकाना ही ना हो। उसने ये 4 साल तुम्हें इस हालत में देखकर कैसे गुजारे हैं, ये मैं ही जानती हूँ। तारा की बातें सुन भव्या को समझ ही नहीं आ रही है, क्योंकि भव्या सोच रही होती है कि तारा इस तरह भव्या से क्यों कह रही है, जबकि भव्य उसका पति है। वहीं तारा अपने मन में ही कहती है, भव्या, मैं जान रही हूँ कि तुम्हारे दिल में बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वह सारे सवालों के जवाब खुद तुम्हें दे, क्योंकि उसके मुंह से सुनकर जो तुम्हें खुशी होगी, वह मैं जानती हूँ कोई और कहेगा तो शायद तुम्हें उतनी खुशी नहीं हो। बस कुछ देर में उस तक खबर पहुँच जाएगी कि तुम होश में आ गई हो, और वह दौड़ता हुआ तुम्हारे पास आएगा। फिर वह चुपचाप से खाना खिला मेडिसिन देकर वापस से बाहर आ जाती है। वहीं राजावत इंडस्ट्रीज में एक लड़का अपने हाथ में गन लिए खड़ा होता है, और वह उसके सामने एक आदमी सर झुकाए जमीन पर अपने घुटनों के बल पर बैठा हुआ होता है। वह गड़गड़ाते हुए कहता है, सर माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मैं मजबूर था, मेरी फैमिली कंडीशन बहुत खराब थी, जिसके कारण उस आदमी ने ये ऑफर दिया तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मुझे माफ कर दीजिए। तभी वह लड़का गुस्से में कहता है, तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम थी, क्या मैंने इस कंपनी के स्टाफ के सारे प्रॉब्लम हल नहीं किए हैं? क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता? जिसे सुनकर वो आदमी रोते हुए कहता है, सर प्लीज माफ कर दीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। इतने में वह लड़का गुस्से में कहता है, भव्य सिंह राजावत से गद्दारी करने की सजा केवल मौत है, और तुम्हें भी वही मिलेगी। रही बात तुम्हारी फैमिली की, तो अब से उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा, मगर तुम्हें इस दुनिया से जाना होगा। वह इतना कहकर उस लड़के पर 2-3 गोली चला देता है। वह आदमी वहीं ढेर हो जाता है। तभी भव्य अपने आदमी को कहता है, इन्हें यहाँ से ले जाकर ठिकाने लगाओ। उसके स्टाफ तुरंत उस आदमी को वहां से ले जाकर ठिकाने लगाने चले जाते हैं। तभी वहां एक आदमी दौड़ते हुए आता है। भव्य उस आदमी की इस हरकत से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वह गुस्से में कहता है, तुम्हारी इस तरह से आने के कारण बताओ, यदि कारण सही ना रहा तो अपनी जान से हाथ धोने के लिए तैयार रहना। तभी वह डरते हुए कहता है, बॉस, आपके घर से कॉल आया था, आपके घर से कॉल आया था। ये सुनकर भव्य गुस्सा हो जाता है। तभी वह कहता है, तुम्हें कितनी बार कहा है, वहां से आया कॉल मेरे तक नहीं पहुंचना चाहिए। जिसे सुनकर वह आदमी डरते हुए कहता है, बॉस, एक बार बात तो सुन लीजिए, वह मैम को होश आ चुका है। जिसे सुनकर भव्य के हाथ से गन छूट जाती है और जमीन पर गिर जाती है, और भव्य 2 कदम पीछे हो जाता है। उसके चेहरे से देखकर पता ही नहीं चल रहा होता कि वह इस वक्त खुश हो या दुखी। भव्या के कोमा में जाने के बाद भव्य ने अपने आप को पूरी तरह से बदल चुका होता है। इसी बीच मिस्टर राजावत की भी मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण भव्य के अंदर गुस्सा इस कदर भरा होता है कि वह इस वक्त कोलकाता का सबसे बड़ा गैंगस्टर होता है। वह तो अपने पापा से भी 4 कदम आगे बढ़ चुका होता है इस फील्ड में। उसके डिक्शनरी में धोखा, गद्दारी का एक ही सजा होती है, वह मौत। वह किसी को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता।
पहले वाला भव्य बिल्कुल नहीं रह गया, वह बहुत बदल चुका है। 2 मिनट के लिए तो उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वह कैसे रिएक्ट करे, मगर तभी वह दौड़ते हुए निकलता है और ऑफिस से बाहर आकर कार में बैठ अपने घर की ओर निकल जाता है। वह रास्ते पर कभी कभी खुश हो रहा होता है तो कभी रो रहा होता है। उसके मिले जुले एक्सप्रेशन ये बता रहे थे कि उसने भव्या को इन सालों में कितना मिस किया है। वह तो बस पूरे रास्ते यही सोचे जा रहा होता है कि पूरे 4 साल बाद वह भव्या से इस तरह मिलेगा। भव्य जैसे ही अपने घर के सामने अपनी गाड़ी रोकता है, उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है, मानो उससे कहना चाहता हो कि तुम अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हो, जाओ जाकर अपनी मंजिल को गले लगा लो। फिर क्या बस अपनी कार से निकल सीधे अपने घर के अंदर चला जाता है। वहीं इस वक्त भव्या और कनक आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी कनक कहती है, मासी आपको पता है डाडा आपको बहुत मिस करते हैं। मैंने कई बार उन्हें यहाँ बैठकर अकेले में रोते हुए देखा है। ऐसे तो उनसे पूरी कोलकाता डरती है। मैंने मम्मा से सुना है, मगर वह आपके सामने बैठकर रोते हैं। आप क्यों डाडा की बात नहीं सुनती थीं? हाँ, आप क्यों नहीं उठती थीं जब डाडा बोलते होते थे? जिसे सुनकर भव्या हैरान होती है। तभी वह सोचती है शायद कनक भव्य की बात कर रही है। कनक का भव्य को डाडा कहना भव्या को अच्छा नहीं लगता। उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। यूं कहें उसे अपने ही कहे वर्ड पर पछतावा हो रहा होता है, मगर कहीं ना कहीं वह तारा और भव्य के लिए बहुत खुश होती है कि वह लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। तभी भव्या कुछ कहती उससे पहले ही कनक खुश होते हुए कहती है, डाडा, जिसे सुनकर भव्या डर जाती है। क्या वह उसका सामना कर पाएगी? मगर भव्या को उस ओर देखने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि वह चाहकर भी भव्य का सामना नहीं कर सकती थी। तभी भव्य कनक को अपनी गोद में उठाते हुए कहता है, बच्चे आप मम्मा के पास जाइए, डाडा आपसे बाद में बात करेंगे। जिसे सुनकर कनक अच्छे बच्चों की तरह हाँ में अपना सर हिलाकर बाहर चली जाती है। कनक के जाते ही भव्य उस रूम का दरवाजा बंद कर भव्या के पास आ जाता है, मगर हर कदम चलते हुए एक अजीब सी खुशी मिल रही थी उसे। मगर भव्या की अब भी हिम्मत नहीं होती कि वह उस तरफ देख सके। भव्य भव्या के करीब जा रहा होता, भव्या का दिल उतनी ही तेज धड़क रहा होता है। उसे समझ में नहीं आता कि वह भव्य का सामना कैसे करेगी, या अपने जज्बात पर काबू रख पाएगी या नहीं। उसी का डर लगा हुआ होता है। तभी भव्य उसके सामने बैठते हुए बहुत ही सॉफ्ट वॉइस में कहता है, क्या तुम एक बार मेरी तरफ देखोगी भी नहीं? जिसे सुनकर भव्या की आंखों में आंसू आने लगते हैं। भव्य भव्या की आंखों में आंसू देख लेता है, मगर वह जैसे ही भव्या के आंसू को पोंछने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, भव्या उसे रोकते हुए कहती है, नहीं भव्य, अब यह हक मेरा नहीं रहा, मैंने ये हक खो चुका है। जिसे सुनकर भव्य को बहुत गुस्सा आता है और वह वहां से दरवाजा खोलकर निकल जाता है। भव्या को इस वक्त बहुत रोना आ रहा होता है और वह वहीं बैठी बस रो रही होती है। उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि वह क्या करे, क्योंकि उसने खुद ही तो भव्य को खुद से दूर किया था। वहीं भव्य गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। वह गुस्से में अपने रूम में जाता है और वहां रखे सारे सामान को तोड़ते हुए खुद से ही कहता है, क्यों भव्या, क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुमने मुझे खो दिया? मैंने बचपन से ही हमेशा से कहा है मुझ पर केवल तुम्हारा हक है, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुमने ये हक खो दिया? मैं आज भी तुम्हारा ही हूँ और कल भी तुम्हारा ही था, मगर तुमने कल भी मेरी बात नहीं समझी, और आज भी तुम क्यों हमेशा खुद से मुझको दूर करती हो, क्यों? फिर वह अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, मगर अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैंने प्यार से बहुत तुम्हें मना कर देख लिया। अब मैं तुमसे जबरदस्ती ही सही, मगर तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा, क्योंकि शायद प्यार की भाषा तुम्हें समझ ही नहीं आ रही। अब तुम उस भव्य सिंह राजावत को देखोगी जो अभी के समय में है। वह पहले वाला भव्य तो कब का मर चुका है। तुमसे दूर जाते ही वह भव्य भी मर चुका था। वह इतना कहकर वापस अपने कमरे से निकलता है और अपने घर से बाहर चला जाता है। वहीं तारा किचन से भव्य को इतने गुस्से में जाते देख लेती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि वह क्या करे। तभी वह कुछ सोचते हुए भव्या के कमरे की ओर चली जाती है। वहीं दूसरी ओर एक आदमी एक कमरे में बैठा गुस्से से चिल्ला रहा होता है, भव्य सिंह राजावत,
तुम हमेशा मेरे कामों के बीच आते हो। इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बहुत देख लिया तुमसे बातें करके, अब तुम्हें तुम्हारे ही तरीके से जवाब देना पड़ेगा। यदि तुम इस शहर के सबसे बड़े डॉन हो तो मैं भी यहाँ का बादशाह हूँ, और बादशाह किसी से डरता नहीं है। बहुत देख ली तुमसे बातें करके, अब तो तुम्हें अपना असली चेहरा दिखाना ही होगा। अब तक केवल उसके कारण ही चुप था। वह इतना कहकर जोर जोर से हंसने लगता है और वहां रखा शराब को पीने लगता है। तारा भव्या के कमरे में जैसे ही जाती है वह देखती है भव्या रो रही है। मगर भव्या को जब एहसास होता है कोई उसके कमरे में है तो वह अपने आंसू पोंछ लेती है। तभी तारा कहती है, जितना चाहती हो उतना रो लो, रो लेने से मन हल्का होता है। जिसे सुनकर भव्या रोने लगती है और वह तारा को अपने गले से लगा लेती है। कुछ देर होने के बाद भव्या चुप होते हुए कहती है, तारा अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, मैंने उसे बहुत हर्ट किया है। जिसे सुनकर तारा कहती है, हाँ इस बार तुमने उसे बहुत हर्ट किया है, मगर मैं तुमसे ज्यादा कुछ तो नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि ये तुम दोनों की आपस की बातें हैं। मगर एक बात भव्या मैं तुमसे कहना चाहूंगी, वह तुमसे बहुत प्यार करता है। एक बार तुम मुझसे बातें करके अपनी सारी गलतफहमियों को खत्म कर लो। भव्या को तारा की बातें समझ ही नहीं आ रही होती हैं। वह सोचती है कि आखिर तारा क्यों चाहती है कि वह अपनी गलतफहमी खत्म कर ले। आखिर भव्या के ठीक होने से तारा की ही जिंदगी में तो प्रॉब्लम आना है, और वह अपने पति के प्यार को कैसे एक्सेप्ट कर रही है। तभी वह कुछ कहती उससे पहले ही कनक आ जाती है और तारा से कहती है, मम्मा बहुत भूख लगी है। जिसे सुनकर तारा मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है बच्चे, चलो मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। और वह भव्या से कहती है, मैंने जो कहा है उसके बारे में सोचना जरूर। जिसे सुनकर वह तो तारा की बातों से हैरान होती है कि आखिर तारा ये क्या कह रही है। वह क्यों भव्य को भव्या के पास लाना चाहती है। इस सब में कनक की क्या गलती है जो वह भव्या को अपने और भव्य के बीच में लाना चाहती है। कनक पे इसका क्या असर होगा। वह लोग वहां से नीचे चले जाते हैं। तारा नीचे आकर कनक को खाना खिलाने लगती है। तभी वहां राज आता है। कनक दौड़ते हुए राज के पैरों से लिपट जाती है और कहती है, डैड आज आपने आने में लेट कर दिया। कनक को बहुत भूख लगी थी तो वह खाने लगी। आज तो डाडा भी पहले आ गए, मगर पता नहीं कहाँ चले गए, मुझसे बात भी नहीं की। जिसे सुनकर राज मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ बच्चा, लेट हो गया हूँ मैं लेट हूँ इसके लिए मेरा बच्चा मुझसे नाराज है। जिसे सुनकर कनक नामे जवाब देती है और कहती है, नहीं डैड, आज मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, क्योंकि आज कनक बहुत खुश है। आज कनक की मासी जागी हैं, इसलिए कनक आज डैड से नाराज नहीं है। कनक की बातें सुनकर राज मुस्कुरा देता है। तारा के पास जाते हुए हल्का सा सीरियस टोन में कहता है, तारा क्या तुमने भाभी को हमारे बारे में बताया या भव्य के बारे में सब कुछ बता दिया। जिसे सुनकर तारा कहती है, नहीं, आज मैं उसे सब कुछ नहीं बताऊंगी। मैं चाहती हूँ कि भव्य खुद उसे सब कुछ बताए तो ज्यादा बेहतर होगा। और तुम चिंता नहीं करो, भव्या को हमारे रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं होगी। वह तो बहुत खुश होगी कि उसकी बहन तुम्हारे साथ खुश है। राज को कुछ समझ ही नहीं आता कि वह क्या कहे। आखिर वह भव्या को जानता भी तो नहीं था जितना तारा को जानता था। भव्या उसके लिए एक अनजान थी, जिसको वह उन दोनों के जरिए से ही जान पाया था। उसे भव्या से इस वक्त मिलने में भी बहुत अजीब लग रहा होता है। इसीलिए वह ये सोचता है कि जब भव्य भव्या को सारी सच्चाई बता देगा तब वह अपनी भाभी से मिलेगा। भव्य गुस्से में समुद्र के किनारे चला जाता है और वहां एक पत्थर पे बैठकर शराब पीते हुए खुद से कहता है, क्यों क्यों, आखिर हर बार मैं ही क्यों। क्योंकि तुम मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ सकती, तो तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारा कहा मान लिया होगा। मैं कभी ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकता जिसे तुम मुझसे दूर चली जाओ। और ये बात तो बहुत बड़ी है। हाँ मैं जानता हूँ, उस दिन मैं गुस्से में गलत काम करने जा रहा था, मगर सही समय पर मुझे राज ने रोक लिया। नहीं तो उस दिन मैं हम सबकी जिंदगियां बर्बाद कर चुका होता। मगर अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं रहने दूंगा। बस तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद तुम केवल मेरी होगी। और इसी तरह भव्य वहां से लड़खड़ाते हुए उठता है, अपने कार में बैठकर चला जाता है। मगर वह आज घर न जाकर अपने दूसरे फ्लैट पर जाता है, जहां वह अक्सर अकेले ही रहा करता था। जब भी उसे भव्या की बहुत ज्यादा याद आया करती थी। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं और भव्य घर नहीं आता। भव्या भी लगभग लगभग ठीक हो ही चुकी होती है, मगर उसे एक ही डर सता रहा होता है, जब भव्य उसके सामने आएगा
तो वह कैसे उसका सामना करेगी, वह कैसे भव्य और तारा को एक साथ देखेगी। इन कुछ दिनों में उसने राज को तो नोटिस ही नहीं किया, क्योंकि वह अपने सोच में ही बहुत बिजी थी। तभी एक दिन वह घर में राज को देख तारा से पूछती है, तारा ये कौन है? जिसे सुनकर तारा मुस्कुराते हुए कहती है, ये भव्य के बड़े पापा के बेटे हैं और ये मेरे। वह उससे आगे कुछ कहती, तभी वहां भव्य आता है। भव्य इस वक्त बहुत गुस्से में होता है। वह डायरेक्ट भव्या के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगता है। तभी तारा पीछे से कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? वह अभी बीमार है। राज भी कुछ कहने ही जा रहा होता है कि तभी भव्य कहता है, कोई कुछ नहीं कहेगा, ये मेरे और भव्या के बीच की बात है, तो हम दोनों ही आपस में सुलझा लेंगे। तुम लोगों को इसमें पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तभी राज कहता है, भाई बट आप। जिस पर भव्य कहता है, राज प्लीज, मैं तुमसे गुस्से से बात नहीं करना चाहता, इसलिए प्लीज तुम कुछ मत कहो। और वह भव्या को लेकर वहां से चला जाता है। वहीं एक घर में एक लड़की अपने पापा से कह रही होती है, डैड आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपने मुझसे वादा किया था कि आप उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जिसे सुनकर वह आदमी गुस्से में कहता है, बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बात, बहुत मानी मैंने, मगर अब नहीं। वह मानने को तैयार नहीं, और जो मेरी बात नहीं मानता उसे इस दुनिया में रहने का भी कोई हक नहीं है। तभी वह लड़की के पास में पड़े चाकू को उठाते हुए कहती है, नहीं आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, उससे मैं बहुत प्यार करती हूँ और आप देखिएगा एक दिन वह जरूर मानेगा, वह जरूर मुझे अपनाएगा। आप देखिएगा मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, यदि आपने उसे कुछ किया तो मैं वह इतना कहकर चाकू को अपने हाथ पर रखते हुए कहती है, तो मैं भी अपने आप को भी खत्म कर दूंगी। जिसे देखकर डरते हुए गुस्से में उस लड़की पे चिल्लाते हुए कहते हैं, ठीक है नहीं करूंगा मैं उसे कुछ, लेकिन अगली बार यदि उसने तुम्हें हर्ट करने की कोशिश की तो वह जान से गया। तभी वह लड़की रोते हुए कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, आप उसे कुछ मत करना। जिसे सुनकर वह आदमी अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहता है, नहीं करूंगा। फिर वह लड़की मुस्कुराते हुए अपने डैड को गले लगा लेती है और थैंक यू सो मच बोलती है। भव्य भव्या को जबरदस्ती कार में बैठाता है और दूसरे साइड से वह भी ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ जाता है। तभी भव्या रोते हुए कहती है, भव्य ये तुम क्या कर रहे हो? जिस पर भव्य कहता है, बहुत सुन ली तुम्हारी बातें, अब मैं वही करूंगा जो मुझे सही लगेगा और चुपचाप से बैठी रहो। मगर भव्या फिर से कहती है, भव्य ये तुम क्या कर रहे हो? इस पर भव्य चिढ़ते हुए गुस्से में कहता है, वही जो तुम नहीं चाहती हो। भव्या को भव्य की बातें या उसकी हरकत समझ ही नहीं आ रही होती। वह इस वक्त बहुत डरी हुई होती है, क्योंकि वह भव्य को अच्छे से जानती है। यदि भव्य गुस्से में हो तो वह कोई भी गलत कदम उठा सकता है। भव्य भव्या को वहां से लेकर चला जाता है। कहाँ ये भव्य को भी नहीं पता होता। वह बहुत से सवाल लिए अपने मन में बस भव्य को रोते हुए देख रही होती है। वहीं भव्य के ऑफिस में एक लड़की वहां के पूरे स्टाफ पर चिल्ला रही होती है। वह गुस्से में कहती है, मैंने कहा मुझे अभी भव्य सिंह राजावत से मिलना है और तुम लोग मुझे मना कर रहे हो। जिस पर वहां के स्टाफ उसे समझाते हुए कहते हैं, मैम प्लीज रिलैक्स, सर अभी नहीं आए हैं, जब वह आएंगे तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। जिस पर वह लड़की कहती है, नहीं तुम लोग झूठ बोल रहे हो, मैंने कहा ना मुझे उससे मिलना है, मतलब मिलना है। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई माया लूथरा को मना करने की? तुम लोग जानते नहीं हो मैं किसकी बेटी हूँ? मैं अमन लूथरा की बेटी हूँ और अमन लूथरा की बेटी को इस दुनिया में किसी को ना कहने की हिम्मत नहीं है, समझे? जिस पर वह आदमी हार मानते हुए कहता है, मैम प्लीज रिलैक्स, मैं अभी सर को कॉल लगाता हूँ। मगर जब वह भव्य को कॉल लगाता है तो भव्य उसका कॉल नहीं रिसीव करता, कट कर देता है। तभी वह उस लड़की से कहता है, मैम सर ने कॉल नहीं उठाया, उन्होंने कॉल कट कर दिया, शायद वह किसी मीटिंग में हो या जरूरी कुछ काम कर रहे हों, आप प्लीज कल आइए। वह लड़की गुस्से से वहां से चली जाती है, मगर जाते जाते खुद से कहती है, आखिर कब तक भव्य मुझसे दूर जाओगे? एक न एक दिन तो तुम्हें मेरे पास ही आना होगा। माया लूथरा एक बार जिस चीज को पसंद कर ले वह उसकी हो जाती है, और तुम्हें तो देखते ही मुझे पहली नजर में प्यार हो गया था, तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं? अब तो बस किसी भी तरह तुम्हें अपना बनाना है। वहीं भव्य अपनी कार को एक मंदिर के सामने रोकता है और खुद कार से बाहर निकलकर भव्या को भी निकालता है।
भव्या अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, भव्य ये तुम क्या कर रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो। और तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? प्लीज हम घर चलकर बातें करते हैं। जिस पर भव्य गुस्से में कहता है, मुझे तुमसे कोई बात अब नहीं करनी है और मैं तुम्हें यहाँ शादी करने के लिए लाया हूँ। शादी सुनते ही भव्या हैरान हो जाती है। वह अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम पागल हो गए हो? तुम शादी मुझसे कैसे कर सकते हो? तुम तो वह उससे आगे कुछ कहती उससे पहले ही भव्य उसके मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, चुप, बिल्कुल चुप। मैंने कहा ना, चुपचाप से मेरे साथ चलो, वरना सोच लो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और रही बात मुझे क्या करना है क्या नहीं, वह मैं अच्छे से जानता हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ वह भी मुझे बहुत अच्छे से पता है। चुपचाप से चलो। मगर भव्या ना में अपना सर हिलाती है, जिस पर भव्य उसे अपनी बाहों में उठाकर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगता है। वह रोते रोते उसे ना कह रही होती है, मगर भव्य भी उसे जबरदस्ती मंदिर में लेकर चला जाता है। भव्य जैसे ही मंदिर पहुंचता है, वह पंडित जी से कहता है, पंडित जी लीजिए, दूल्हा दुल्हन दोनों आ गए हैं, शादी की तैयारियां करें। भव्या उसे ये ना करने के लिए कह रही होती है, मगर भव्य इस वक्त कुछ नहीं सुनना चाहता था। तभी भव्या फिर से कहती है, भव्य तुम गलत कर रहे हो, बाद में तुम्हें पछताना होगा। प्लीज एक बार तो तुम मेरी बातें सुन लो। जिस पर भव्य कहता है, नहीं सुनना है मुझे तुम्हारी बातें। तुमने मेरी बातें सुने बिना ही तुमने मुझ पर इतने सारे इल्जाम लगा दिए। अब मैं जो कर रहा हूँ उसे कोई नहीं रोक सकता। और वह जबरदस्ती भव्या को अग्नि के पास बैठाकर खुद भी वहां बैठ जाता है। पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। भव्या छटपटाने लगती है, मगर भव्य उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती वहां पर बैठा रखता है। धीरे धीरे शादी की सारी रस्में होने लगती हैं। पंडित जी जैसे ही फेरों के लिए खड़े होने को कहते हैं, तो भव्या खड़ी नहीं होती है। जिस पर भव्य उसे बाहों में उठाकर पूरे फेरे लेता है। फेरे जैसे ही पूरे होते हैं, पंडित जी भव्य को भव्या की मांग में सिंदूर भरने को कहते हैं। भव्या भव्य को बहुत रोकती है, मगर भव्य जबरदस्ती भव्या की मांग में सिंदूर भर उसके गले में मंगलसूत्र पहनाता है। कुछ ही देर में शादी पूरी हो जाती है। भव्या रोने लगती है। उसे आज ये गिल्ट होता है कि उसने अपने ही बहन का घर तोड़ दिया। भव्य भव्या को जबरदस्ती वहां से लेकर चला जाता है। भव्या भूत बन चुकी होती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। इस वक्त यदि कोई भी उसे देखता तो कह पाता कि वह भव्य की कठपुतली है, जो वह जिस तरह चाहता है वैसा ही करती। कुछ देर में भव्य भव्या को लेकर अपने उसी फ्लैट में पहुंच जाता है, जहां वह इन 4 सालों में रहा करता था। भव्या उस जगह को देखकर हैरान है, मगर फिर भी वह भव्य से कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसे अब अच्छे से पता था कि वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती और न भव्य को रोक सकती है। भव्य कार से बाहर निकलता है और भव्या को भी बाहर निकालकर उसे अपने साथ लेकर अपने फ्लैट में चला जाता है। वह दोनों फ्लैट में जैसे ही जाते हैं, भव्या गुस्से में भव्य का कॉलर पकड़ते हुए कहती है, क्यों किया तुमने? मैंने रोका ना, फिर भी तुमने क्यों किया? तुमने मुझे अपनी ही नजरों में गिरा दिया। मैं तारा को कैसे फेस करूंगी? वह मुझे कैसे माफ कर पाएगी? तुमने तो मुझे खुद की ही नजरों में गिरा दिया। फिर वह अपना दुपट्टा हटाते हुए कहती है, लो, तुम्हें मेरा शरीर चाहिए था ना, इसीलिए तो तुमने ये हरकत की। अगर तुम्हें मुझसे 1% भी प्यार होता तो तुम आज ये हरकत नहीं करते। लो, पूरी कर लो अपनी हवस। भव्य भव्या की इस हरकत से गुस्से में भव्या को एक थप्पड़ मारता है और फिर वह भव्या का दुपट्टा उठाकर उसके कंधे पर वापस से रखते हुए कहता है, खबरदार, जो दोबारा तुमने खुद के लिए ऐसी बात कही। मैं तुम्हारे शरीर से नहीं, तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैंने हमेशा ही तुमसे प्यार किया है और मुझे तुम्हारे शरीर की हवस नहीं है। मैं तुम्हारे दिल में उतरना चाहता हूँ। और रही बात तारा से फेस करने की, तो उससे तुम्हें फेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने उससे शादी नहीं की है। वह राज की पत्नी है। मेरी जिंदगी में जो जगह तुम्हारी है वह कभी कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं, तुम्हारे कहने पर भी नहीं। तो तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे कहने से तारा से शादी कर लूंगा? मैं हमेशा से ही तुमसे प्यार किया करता था, करता हूँ और करता रहूंगा। मगर मुझे आज अपने प्यार पर घिन आ रही है, जो मुझे इस नज़र से देखती है कि मैं उसके शरीर से प्यार करता हूँ। और वह गुस्से में वहां से चला जाता है। भव्या बस भव्य की बातों को सुन बुत बनी रहती है। उसे समझ ही नहीं आता कि वह क्या कहे, क्या सच क्या झूठ, उसे कुछ समझ ही नहीं आता।
हाँ, अगर भव्य की बातें उसके कानों में गूंज रही होती हैं कि मैंने तारा से शादी नहीं की, मैं केवल तुमसे प्यार करता हूँ, भव्य वहां से निकलकर सीधा एक बार में चला जाता है और वह ड्रिंक्स पर ड्रिंक्स कर रहा होता है। वह खुद से ही कहता है, भव्य तुमने ये सोच भी कैसे लिया? मुझे आज खुद से घिन होती है कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। नफरत होने लगी है मुझे तुमसे। तुमने कभी मेरे प्यार को समझने की कोशिश ही नहीं की है। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तारा से शादी कर लूंगा? क्या मेरा प्यार इतना ही था जो मैं तुम्हारा इंतजार भी ना कर सकूं? वह भी जब मुझे अच्छे से पता है कि तुम कोमा में हो। मैं तुम्हारे लिए ये 4 साल क्या, जिंदगी भर इंतजार करने के लिए तैयार था, मगर आज तुमने मुझे खुद की ही नज़रों में गिरा दिया। वहीं भव्या को सारी बातें समझने में कुछ समय लगता है, मगर जब उसे सारी बात समझ आती है तो वह खुद से ही कहती है, भव्य मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा ही तुम्हें गलत समझा। मुझे विश्वास ही नहीं होता कोई किसी के लिए इतनी साल कैसे इंतजार कर सकता है, मगर तुमने किया क्योंकि तुमने हमेशा मुझसे सच्चा प्यार किया है। मगर मैं ही शायद तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं थी या नहीं हूँ, मगर फिर भी मैं अब हमारे इस रिश्ते को पूरे दिल से निभाऊंगी। मैंने भी तुमसे प्यार किया था, मगर कुछ मजबूरी और कुछ गलतफहमी के कारण हमेशा ही तुमसे दूर रही, मगर कहीं ना कहीं इसमें मेरी ही गलती है, जिसकी सजा आज मुझे तुमसे इतने सालों तक दूर रहकर भुगतना पड़ा। मगर अब मैं हमारे बीच किसी को नहीं आने दूंगी और इस रिश्ते को पूरे दिल से निभाऊंगी। प्लीज हो सके तो एक बार, आखिरी बार मुझे माफ कर देना। फिर वह वहां से उठकर वॉशरूम चली जाती है। आज भव्या की आंखों में एक अलग ही चमक होती है जिसे वह लफ्जों में बयान नहीं कर सकती थी। वह फ्रेश होकर भव्य के आने का इंतजार करने लगती है। उसे उम्मीद होती है कि भव्य जरूर आएगा। वह उस तरह उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता है। वहीं भव्य बार में बैठा ड्रिंक्स पे ड्रिंक्स किए जा रहा होता है। तभी वहां एक लड़की उसके कंधे पर अपना हाथ रखती है, जिसे भव्य पीछे मुड़ता है। उस लड़की को देखकर थोड़े गुस्से में कहता है, हाथ हटाओ। जिसे सुनकर वह लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, भव्य जब तुम यहाँ अकेले, मुझे बता देते तो मैं भी आ जाती तुम्हारे साथ तुम्हें कंपनी देने के लिए। यहाँ इस तरह अकेले ड्रिंक्स करने का क्या मतलब है? जिस पर वह कहता है, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। माइंड योर बिजनेस। अपने कामों से मतलब रखो। मुझ तक पहुंचने की जरूरत नहीं है, वरना वह हाल करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। जिंदगी भर पछतावा होगा कि तुमने भव्य सिंह राजावत से मुलाकात की थी। इसलिए कह रहा हूँ, दूर रहो मुझसे। तभी वह लड़की फिर से उसके करीब आते हुए कहती है, भव्य तुमने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। इस पर भव्य उसे दूर करते हुए कहता है, मैंने इतना भी ड्रिंक नहीं किया जो मैं अपने होश खो दूं, इसलिए दूर रहो, मैं खुद जा सकता हूँ। तुम जिस काम के लिए आई थी वह करो, मुझसे दूर रहो तो बेटर होगा। और भव्य वहां से जाने लगता है। तभी वह लड़की पीछे से भव्य का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ करते हुए कहती है, भव्य तुम क्यों मुझसे दूर जाते हो? यू नो आई रियली रियली लव यू। फिर भी तुम हमेशा मुझसे दूर जाते हो, मगर मैं नहीं करता हूँ तुम्हें पसंद। तुम्हें ये बात नहीं समझ आती। मैं कह रहा हूँ तुमसे, अपनी हद में रहो, वरना जिस दिन मैंने अपना हद पार किया ना, सोच लेना, बहुत पछताना पड़ेगा तुम्हें। तभी वह लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, यदि तुम मुझे मिल जाओ तो मैं पछताने के लिए भी तैयार हूँ। भव्य उसकी बातों को इग्नोर कर वहां से चला जाता है। भव्य वहां से सीधा अपने फ्लैट की तरफ चला जाता है। वहीं भव्य के घर में तारा बहुत परेशान हो रही होती है। उसे भव्या की तबीयत की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही होती है। तभी राज तारा के पास आते हुए कहता है, तारा तुम चिंता मत करो, भव्य है ना उसके साथ, और तुम ये बात बहुत अच्छे से जानती हो कि भाई उन्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो रिलैक्स हो, और मेरा भाई इतना भी बेरहम नहीं है। राज की बातें बिल्कुल सही थीं। भव्य कभी भी भव्या को दुख नहीं देगा, इसलिए वह बेफिक्र होकर राज और कनक के साथ अपना समय बिता रही होती है। कुछ देर में भव्य फ्लैट पर पहुंच जाता है। वह अपनी गाड़ी से निकलकर लड़खड़ाते हुए अपने रूम की ओर चला जाता है, मगर जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचता है, भव्या दरवाजा खोलती है। भव्य का हालत देखकर भव्या हैरान होती है। उसे समझ ही नहीं आता कि भव्य ने शराब पी हुई है। तभी वह थोड़े गुस्से में कहती है, भव्य तुमने शराब पिया है? जिस पर भव्य भी गुस्से में कहता है, हाँ पी है, और अभी पीऊंगा। देखो साथ में लेकर आया हूँ, क्या कर लोगी तुम? तभी भव्या कहती है, भव्य तुम क्या कर रहे हो? तुमने कब से शराब पीना स्टार्ट कर दिया? जिस पर भव्य मुस्कुराते हुए कहता है,
पहले तो तुम्हारी याद में पिया करता था, मगर आज तुम्हें भूलने के लिए पी रहा हूँ, मगर चाह कर भी भुला नहीं पा रहा हूँ। भव्य की बात भव्या भी अच्छे से समझ पाती है कि भव्य ने अकेलापन में शराब को ही अपना दोस्त बना लिया, मगर उसे बहुत दुख होता है कि भव्य ने शराब पीना स्टार्ट कर दिया है। उसे भव्य की इस हालत पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वह खुद ही इसका जिम्मेदार मान रही होती है। उसे ऐसा लग रहा था कि आज भव्य की जो भी हालत है उसके कारण ही है। तभी वह भव्य को संभालते हुए लाकर बेड पर बैठा देती है। भव्य भव्या के कमर से पकड़कर उसे अपनी ओर करते हुए कहता है, अब क्यों कर रही हो मेरी इतनी फिक्र? तुम ही तो चाहती थी कि मैं तुमसे दूर चला जाऊं, तो अब फिर इतना फिक्र करने की क्या जरूरत है? भव्य की बातें सुन भव्या रोते हुए भव्य के गाल को छूकर कहती है, भव्य तुमने क्या हालत कर ली है अपनी? इन सब की जिम्मेदार मैं हूँ। मेरे ही कारण आज तुम्हारी ये हालत है। जिस पर भव्य कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, आज तुम्हारे कारण मेरा ये हालत है। वह अपने दिल पर हाथ रखकर कहता है, जब भी तुम मुझसे दूर जाने की बात करती हो तो यहाँ दर्द होता है, मगर तुम हो कि मेरी बात समझती ही नहीं। आई हेट यू, आई हेट यू। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। तुमने मुझे बहुत दर्द पहुँचाया है। वह कहते कहते ही बेहोश हो जाता है। भव्या भव्य के जूते खोलकर उसे अच्छे से कंफर्टेबल कर सुला देती है। वह भी उसी के बगल में बैठ जाती है। फिर भव्य के गाल पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, मैंने ही तुम्हें दर्द दिया है और मैं ही तुम्हें इस दर्द से निकालूंगी। आई प्रॉमिस। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगी कि तुम अपना सारा गम ही भूल जाओगे। बस ये शराब पीना छोड़ दो। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती हूँ। सुबह जब भव्य की आंख खुलती है तो उसके सर में बहुत दर्द हो रहा होता है। वह बेड पर बैठते हुए अपने सर को पकड़ लेता है। उसका सर दर्द से फटा जा रहा होता है। तभी वह धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलता है। उसके सर में इतना दर्द हो रहा होता है जो वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तभी उसके सामने भव्या अपने हाथ में गिलास लेकर आती है और उसे देते हुए कहती है, लो इसे पी लो, इससे तुम्हारा दर्द चला जाएगा। भव्य तुरंत वह गिलास लेता है और गिलास में भरा हुआ नींबू का पानी पी लेता है। नींबू का पानी पीने के बाद उसे थोड़ा रिलैक्स फील होता है। तभी उसे एहसास होता है कि भव्या उसे ही देख रही है। तो वह भव्या की ओर देखता है जो भव्य को ही देख रही होती है और किसी सोच में गुम थी। तभी भव्य उससे थोड़े रूखे स्वर में कहता है, मैंने ड्राइवर को कह दिया कि वह कुछ ही देर में तुम्हें लेने आ जाएगा और तुम्हें तुम्हारी बहन के पास छोड़ देगा। भव्य की बातें सुन भव्या अपने ख्यालों से बाहर आते हुए उससे कहती है, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। जिस पर भव्य मुस्कुराते हुए कहता है, कुछ देर पहले तो तुम्हें मुझसे दूर जाना था, अब तुम्हें मेरे साथ रहना है। आखिर तुम चाहती क्या हो? मुझे एक बार में ही क्यों नहीं बता देती? अब मैं तुम्हारी इन हरकतों से पागल हो गया हूँ। मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। प्लीज चली जाओ यहाँ से। वह अपने सर को पकड़ते हुए कहता है। जिस पर भव्या भव्य के बगल में बैठते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों से पकड़कर कहती है, कभी नहीं। मानती हूँ कि मैंने गलती की है, मानती हूँ मुझसे बहुत सी गलतियां हुई हैं, सब मानती हूँ, सब मेरी गलती थी, मगर प्लीज मुझे दूर जाने के लिए मत कहो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। मैं ये अच्छे से समझ सकती हूँ कि तुमने इतने साल कैसे मेरे बिना निकाले होंगे। मैं तो तुम्हारे बिना एक दिन में ही तड़प उठी हूँ। प्लीज भव्य, मुझे छोड़कर मत जाओ, या मुझे भी खुद को छोड़ने को मत कहो। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। भव्या की बातें सुनकर भी अब भव्य पर कोई असर नहीं होता। वह उसी एटीट्यूड में कहता है, मगर अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तुम्हें मेरा प्यार हवस लगता है ना? समझ लेना कि वह मेरा हवस ही था जो तुम्हें पाना चाहता था, और अब जब मैंने तुम्हें पा लिया है तो मेरा हवस भी खत्म हो गया। अब तुम जा सकती हो, तुम आज़ाद हो इस रिश्ते से। मैंने पूरी तरह से तुम्हें आज़ाद कर दिया। वह इतना कहता है और वहां से उठकर अपने कपड़े लेते हुए बाहर चला जाता है। उसके सर में बहुत दर्द हो रहा था, फिर भी उसी हालत में वहां से चला जाता है। उसके जाते ही भव्या रोने लगती है और रोते रोते खुद से कहती है, नहीं भव्य, मैं तुम्हें जाने तो कभी नहीं दूंगी। मुझे पता है तुम इतनी आसानी से तो तुम नहीं मानोगे। मुझे भी पता है आखिर हमारा साथ इतने सालों का जो है, मगर मैं तुम्हें मनाए बिना रहूंगी भी नहीं। कब तक मुझसे नाराज रहोगे मैं भी देखती हूँ। यदि तुम्हारी दीवानगी आवारगी की हद तक है तो अब मेरी भी दीवानगी आवारगी की हद
पार करेगी। मैं भी तो देखूं कि तुम कब तक नहीं मानते, कब तक अपनी भव्या से नाराज रहते हो। इतना कहती है और अपने आंसू पोंछकर वह भी उस फ्लैट से बाहर आती है और बाहर उसका ड्राइवर वेट कर रहा होता है। वह उस ड्राइवर के साथ भव्य के घर की ओर निकल जाती है। भव्य वहां से सीधा अपने ऑफिस चला जाता है। इस वक्त ऑफिस में कोई नहीं आता है, इसलिए वह सीधे अपने केबिन में बने कमरे में चला जाता है और वहां बेड पर लेटकर कुछ देर आराम करता है। कुछ देर बाद वह वहां बने वॉशरूम में चला जाता है और फ्रेश होकर ऑफिस के लिए रेडी हो जाता है। उसे इस वक्त बहुत ज्यादा टेंशन हो रही होती है। वह बहुत टेंशन में था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा होता कि वह क्या करे, मगर फिर भी भव्या के कहे गए हर एक शब्द उसके दिल पर लगे होते हैं, जो वह चाह कर भी नहीं भुला पा रहा होता। इसलिए वह अब सोच लेता है कि अब वह भव्या से दूर ही रहेगा और जितना हो सके उसे इग्नोर करेगा। वहीं भव्या वहां से सीधे तारा के पास जाती है और तारा को 2 दिन में जो भी हुआ वह सारी बातें बताती है। तारा हैरान होती है कि भव्य ने भव्या से शादी भी कर ली और अब उसकी नाराजगी। तभी वह थोड़ा सीरियस होते हुए भव्या से कहती है, मैं खुद तुम्हें सारी सच्चाई बताना चाहती थी, मगर मैं चाहती थी कि पहले भव्य तुम्हें बताए। अब जब भव्य ने तुम्हें सारी सच्चाई बता ही दी है तो तुम्हारा जानना बहुत जरूरी है कि तुम्हारे कोमा में जाने के बाद वह क्या से क्या हो गया था। उसके बाद में भव्या को कोमा में जाने के बाद की सारी बातें बताने लगती है। फ्लैशबैक। भव्या जब कोमा में चली गई थी तो भव्य पूरी तरह से टूट चुका था। वह कुछ दिनों तक तो ना अपने घर गया और ना ही हॉस्पिटल। उसे बहुत ज्यादा दुख था, मगर इसी बीच भव्य को पता चला कि जब भव्य के पिता को भव्या के कंडीशन के बारे में पता चला तो उन्हें हार्ट अटैक आया और वह भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इस खबर ने भव्य को पूरी तरह से तोड़ दिया, मगर इस बार भव्य ने खुद को संभाला भी और हिम्मत से काम लिया और उसने अपने पापा के पूरे बिजनेस को संभाला और वह पूरे कोलकाता शहर का वांटेड बन चुका होता है। वह अब इतना बेरहम हो चुका था कि जिसके सामने किसी के लिए कोई रहम नहीं होता। वह हर रोज भव्या से सुबह हॉस्पिटल पर मिलने जाता। एक दिन वह शराब के नशे में भव्य से मिलने आया होता है। भव्या के बगल में ही तारा बैठी होती है और वह किसी से फोन पर बातें कर रही थी। तभी भव्य तारा को वहां से गुस्से में उसका हाथ पकड़कर उसे दूर धकेल देता है और गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम्हारी वजह से ही आज ये सब मुझसे मेरे पापा दूर हो गए। देखो क्या हालत हो गई मेरी आंखों के सामने। मेरा प्यार इस तरह बिस्तर पर बेजान सी लेटी है और मैं क्या कर रहा हूँ? कुछ भी तो नहीं, सब तुम्हारे कारण हुआ। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वह इतना कहता है और गन निकालकर तारा के माथे पर पॉइंट कर देता है। भव्य गोली चलाने ही वाला होता है कि वहां कोई आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और वह गुस्से में उसे देखते हुए कहता है, भाई आप ये कैसे तारा पर गोली चलाने के बारे में सोच सकते हैं? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? यदि उसे कुछ हो जाता तो? और आप तारा से इतना नफरत क्यों करते हैं? मैंने कितनी बार देखा है कि वह हमेशा आपसे अच्छे से बात करती है, मगर आप हैं कि भाई प्लीज जो हुआ उसे भूल जाइए। जो हुआ उसे कोई नहीं बदल सकता, मगर प्लीज आप एक मौका तारा को दे दीजिए। वह भाभी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। देखिएगा आप, भाभी जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगी। मगर फिर भी नशे में होने के कारण उसकी बातों का भव्य पर कोई असर नहीं हो रहा होता। तभी तारा कहती है, नहीं राज छोड़ दो, भव्य जो कर रहा है वह सही कर रहा है। तुम चलाओ गोली भव्य मुझ पर, शायद मेरे मरने से तुम्हारा कुछ दर्द कम हो सके, मगर फिर भी मैं तुमसे कहना चाहूंगी कि प्लीज मुझे कुछ टाइम दे दो। मैं भव्या को ठीक करना चाहती हूँ और उसे ठीक होते जिस दिन मैं देख लूंगी, मैं खुद तुम लोगों की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। क्योंकि मैं भी नहीं चाहती कि मेरी वजह से भव्या के ऊपर थोड़ी सी भी आंच आए। इसलिए जिस दिन भव्या ठीक हो जाएगी मैं खुद तुम लोगों की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर चली जाऊंगी। भव्य तारा की बातों को सुनने के बाद भी कुछ नहीं कहता। तभी वह राज की ओर देखकर कहता है, समझा लेना अपनी इस मासूका को कि मुझसे जितना हो सके उतना दूर ही रहे, वरना एक दिन ये मेरे हाथों ही मरेगी। वह इतना कहकर वहां से चला जाता है। तारा वहीं बैठकर रोने लगती है और खुद से कहती है, भव्य ठीक ही कहता है, सब मेरी ही गलती है, मेरी ही वजह से भव्या की आज ही हालत है। तभी राज उसके पास आते हुए कहता है,
तारा रिलैक्स, भाभी को कुछ नहीं होगा, वह ठीक हो जाएंगी और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सारी गलती तुम्हारे पापा की है, उनकी ही नासमझी के कारण हुआ है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इसलिए प्लीज तुम अपने आप को ब्लेम करना बंद करो और हम दोनों मिलकर भाभी का ख्याल अच्छे से रखेंगे, जिससे वह जल्दी ठीक हो जाएंगी। राज की बातों को मानकर तारा रोना बंद करती है और फिर पूरे दिल से भव्या के साथ हर पल रहकर उसका ख्याल रखती है। इसी बीच तारा और राज भी शादी कर लेते हैं। कुछ 1.5 साल बाद तारा को कनक होती है, जो कि अभी 2.5 साल की है। कनक के आने के बाद भव्य का गुस्सा थोड़ा सा शांत हुआ और शायद कंट्रोल भी, वरना वह तो पूरे कोलकाता के लिए यमराज बन चुका होता है। प्रेजेंट टाइम। तारा फिर से भव्या से कहती है, भव्या, भव्य बहुत गलत रास्ते पर चल रहा है, उसे रोक लो। उसे तुम ही रोक सकती हो, तुम्हारा प्यार ही उसे इन सब चीज़ों से बाहर ला सकता है। मैंने बहुत कोशिश की मगर मैं हार गई। सालों पहले जो हमारी थोड़ी बहुत दोस्ती भी थी, वह मेरे पापा की वजह से आज खत्म हो गई है। वह मुझसे केवल नफरत ही करता है। तभी राज तारा के पास आते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर उसके आंसू पोंछता है और भव्या से कहता है, भाभी मैं बस इतना कहूँगा कि इसमें मेरी तारा की कोई गलती नहीं है। आप प्लीज भाई को समझाइए कि वह तारा को माफ कर दें। वह झूठी नाराजगी रखकर खुद भी हर्ट होते हैं और हमेशा तारा को भी हर्ट करते हैं। अब मैं और तारा को हर्ट होते हुए नहीं देख सकता, इसलिए प्लीज आप भाई को समझाइए। दोनों की बातें सुनकर भव्या कुछ नहीं कहती। वह तो हैरान थी और वहां से सीधे अपने कमरे में चली जाती है। तारा भी अब कुछ नहीं कहना चाहती, इसलिए वह भी उसे नहीं रोकती। उसे थोड़ा टाइम देना चाहती थी, थोड़ा सोचने और समझने के लिए। भव्या वहां से सीधे अपने कमरे में आती है और दरवाजा लॉक करके दरवाजे के पास ही बैठकर रोते हुए खुद से कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा प्यार मेरे लिए इतना है। हमेशा से हमारे रिश्ते में मेरी ही वजह से दूरियां आई हैं, बट आई प्रॉमिस भव्य कि इस बार हमारी दूरियां मैं खुद ही मिटाऊंगी और इस बार मैं इस तरह हमारी दूरियों को मिटा दूंगी, कोई भी हमें अलग नहीं कर पाएगा। वह इतना कहती है और अपने आंसू पोंछ भव्य को मनाने के बारे में सोचने लगती है। भव्य के ऑफिस में, भव्य अपने ऑफिस में बैठा होता है, तभी उसके केबिन का टेलीफोन बजता है, जिसे वह उठाता है। उधर से कुछ कहा जाता है, जिसे सुन भव्य गुस्से में कहता है, उसे कह दो कि मैं अभी ऑफिस में नहीं हूँ। जिसे सुनकर सामने वाला लड़का फोन रख देता है और सामने खड़ी लड़की से कहता है, मैम सर अभी ऑफिस में नहीं हैं, आप प्लीज बाद में आएं। जिसे सुनकर वह लड़की गुस्से में कहती है, मुझे पता है वह ऑफिस में हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे झूठ बोलने की, मैं खुद ही उससे मिलने जाऊंगी। वह उस लड़की को बहुत रोकने की कोशिश करता है, मगर वह गुस्से में वहां से भव्य के केबिन में चली जाती है। वहीं भव्य आज ऑफिस आई होती है, उसके हाथों में एक थैला होता है। वह रिसेप्शन पर जाकर भव्य के केबिन के बारे में पूछती है। वह लड़का भव्या को बहुत गौर से देख रहा होता है। तभी वह उससे कहता है, मैम सर का केबिन उस ओर है। वह आदमी भव्या को बहुत अच्छे से पहचान चुका है, क्योंकि भव्य के केबिन में भव्या के कई सारे फोटोज होते हैं, जिसे ऑफिस के सारे स्टाफ भव्या को अच्छे से पहचान जाते हैं। भव्या जैसे जैसे अंदर जा रही होती है, वहां पे काम कर रहे ऑफिस के सभी स्टाफ उसे देखते हैं। उसकी खूबसूरती का कोई दीवाना होता है तो कोई उसकी खूबसूरती से जल रहा होता है। किसी को भी पता नहीं होता कि भव्य का भव्या से क्या रिश्ता है, मगर भव्य के केबिन में भव्या के कई सारी तस्वीर लगी होती हैं, जिसे देखकर सभी को लगता है जरूर कोई रिश्तेदार है भव्य की। अधिकतर को तो यही लग रहा होता है कि भव्य की बहन है। भव्या, किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि भव्य की पत्नी है भव्या। भव्या को समझ ही नहीं आता कि उसे इतनी आसानी से कैसे ऑफिस के अंदर जाने की इजाजत मिल गई। वह आगे जा ही रही होती है, तभी उसे वहां राज दिखता है। राज उसे देखते हुए नमस्ते भाभी कहता है। भव्या उसे देख मुस्कुराती है। तभी राज कहता है, भाई अपने केबिन में हैं, जाइए और उनसे मिल लीजिए। राज की बातें सुन भव्या मुस्कुराते हुए आगे चली जाती है। उसके दिल में थोड़ी सी घबराहट हो रही होती है कि कहीं भव्य गुस्से में कुछ गलत ना कर दे। कहीं ना कहीं भव्य के गुस्से को भव्या अच्छे से जानती है। जैसे ही वह भव्य के केबिन के पास पहुंचती है, उसे भव्य के चिल्लाने की आवाज आती है, मैंने कितनी बार कहा है तुमसे, दूर रहा करो मुझसे। तभी माया कहती है, तुम क्यों मुझसे दूर रहना चाहते हो? यू नो ना, आई रियली रियली लव यू। भव्य, तुम मुझसे शादी कर लो।
हम हमेशा साथ में खुश रहेंगे। प्लीज तुम मेरी बातों को क्यों नहीं समझते? जिस पर भव्य गुस्से में उसके गले को पकड़ते हुए कहता है, तुम्हें बहुत शौक है ना शादी का? एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारी शादी यमराज से करवा देता हूँ। नर्क में उनके साथ बहुत खुश रहोगी। भव्य की बातें सुन उसे बहुत गुस्सा आता है, मगर फिर भी वह अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश करती है। वहीं भव्य की हिम्मत जवाब दे रही थी। गुस्से में वह उसके गले को दबाते हुए कहता है, कहा ना मुझसे दूर रहो। मेरी जिंदगी में मेरी भव्या की जगह कोई नहीं ले सकता। दूर रहा करो मुझसे, वरना तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। जिसे सुनकर माया भी गुस्से में भव्य के हाथ को पकड़ते हुए कहती है, कौन है ये भव्या जिसकी वजह से तुम माया को ना कह रहे हो? एक बार यदि वह मुझे मिल गई। वह इतना ही कहती है कि भव्य जोर से उसका गला दबाते हुए कहता है, खबरदार, जो मेरी भव्या को गाली दिया जान से मार दूंगा यहीं। और वह माया को वहीं पटक कर अपने केबिन से बाहर निकलता है। वह भव्या को बिना देखे वहां से चला जाता है। ऑफिस के सारे लोग भव्य को इतने गुस्से में देखकर डर जाते हैं, क्योंकि सभी को भव्य के गुस्से के बारे में पता होता है। वहीं भव्य अपनी आंखों में आंसू लिए मुस्कुराते हुए खुद से कहती है, इतना प्यार कोई किसी से कैसे कर सकता है? मगर जब प्यार करते हो तो फिर ये नाराजगी क्यों? ये नाराजगी मेरी वजह से ही आई है। कोई बात नहीं, अब मैं ही इसे दूर करूंगी। और वह फिर भव्य के केबिन के अंदर चली जाती है। भव्य वहां जाती है तो देखती है माया जमीन पर पड़ी होती है। तभी वह उसके पास जाते हुए उसे उठाती है। माया भव्या को वहां देखती है और कहती है, तो तुम जिंदा हो? मुझे तो लगा था कि तुम मर चुकी हो, मगर तुम तो जिंदा हो। जिस पर भव्या मुस्कुराते हुए कहती है, कभी कभी मरे हुए इंसान को भी उसका प्यार जिंदा कर देता है, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। माया भव्या के गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर देखकर उससे नफरत भरे लहजे में कहती है, तो तुमने ही भव्य को फंसाया हुआ है, मगर एक बात याद रखना, वह मेरा। तभी भव्या उसे टोकते हुए कहती है, आपकी गलतफहमी है। भव्य सिर्फ मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। मैं उसकी कल भी थी, आज भी हूँ और कल भी रहूंगी। और अब तो हमारा एक पवित्र रिश्ता भी जुड़ चुका है। वह अपने मंगलसूत्र को पकड़ते हुए ये बात कहती है, जिसे देख माया गुस्से में कहती है, चाहे जो भी हो, मगर वह मेरा ही होगा, उसे माया का होना होगा। वह इतना कहकर गुस्से में वहां से चली जाती है। माया की हालत देख ऑफिस के सभी स्टाफ मुस्कुरा रहे होते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि वह भव्य से जबरदस्ती चिपकती रहती है। वह एक मौका भी नहीं छोड़ती थी भव्य के पास आने का। वह अपने पावर का हमेशा गलत इस्तेमाल करके भव्य के करीब जाती। और फिर क्या, वही जो अभी हुआ उसके साथ। माया के जाने के बाद भव्या वहां बिखरे हुए सभी सामान को सेट करती है, जो भव्य ने अभी थोड़ी देर पहले बिखेर दिया होता है। और फिर वह वहीं चेयर पर बैठकर भव्य के बारे में सोचने लगती है। भव्य जैसे ही केबिन में आता है, उसे भव्या का चेहरा नहीं दिखता, और वह उसे वहां बैठा देखकर गुस्से में कहता है, तुम अभी तक गई नहीं? इतना होने के बाद तुम्हें तो मैं अभी इतना ही कहता है कि भव्या वहां से उठकर खड़ी होती है और भव्य को देख डायरेक्ट जाकर उसे गले लगा लेती है। भव्य जैसे ही भव्या को वहां देखता है, वह तो हैरान हो जाता है, मगर वह कुछ समझता उससे पहले ही भव्या उसे गले लगाते हुए कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। तभी भव्य थोड़े गुस्से में उसे खुद से अलग करते हुए कहता है, गलत कहा तुमने, करता था, करता हूँ नहीं। जिसे सुन भव्या फिर से उसके चेहरे को पकड़ते हुए कहती है, मैं सब समझती हूँ, तुम करते थे कि करते हो या नहीं करते, जो भी हो, मगर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और भले ही तुमने मुझसे जबरदस्ती शादी की हो, मगर अब शादी तो हुई है। मैं हमारे इस रिश्ते को किसी की भी गलती की वजह से खत्म नहीं होने दूंगी। अब तो तुम पर मेरा पूरा हक है, और वह तो तुमने ही मुझे दिया है, वह भी जबरदस्ती। जिसे सुनकर भी भव्य कुछ नहीं कहता, और वह जाकर अपनी चेयर पर सीधा बैठ जाता है। तभी भव्या भी उसके पीछे जाती है और उसकी गोद में बैठते हुए उसके चेहरे को पकड़कर कहती है, आखिर कब तक मुझसे नाराज रहने का विचार है, बता दो। जिस पर भी भव्य कुछ नहीं कहता। तभी भव्या थोड़े गुस्से में उसके दोनों गालों पर किस करते हुए कहती है, अभी भी नाराज हो? मगर फिर भी भव्य कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है। तभी भव्या उसकी दोनों आंखों पर किस करते हुए कहती है, अब भी। मगर भव्य कुछ नहीं कहता। फिर वह भव्य के सर पर किस करती है, अभी भी।
मगर फिर भी भव्य कुछ नहीं कहता है। तभी भव्या भव्य के होठों की तरफ बढ़ती है, मगर वह भव्य के होठों पर किस करती उससे पहले ही भव्य उसे पकड़कर उसके होठों पर किस कर देता है। वह भी पूरे गुस्से में वह भव्या को किस करते करते इसके होठों को भी हल्का सा काट लेता है, जिससे भव्या की हल्की सी आह निकल जाती है। भव्य भव्या से अलग होते हुए कहता है, अभी भी। भव्य के किस का जवाब देते हुए भव्या भी फिर से उसे किस करती है। वह भी उसके होठों को काट लेती है, मगर भव्य कुछ नहीं कहता। कुछ देर किस करने के बाद वह उससे अलग होते हुए अपने अंगूठे को भव्य के होठों पर चलाते हुए कहती है, तुमने ही सिखाया है प्यार के बदले प्यार देना और दर्द के बदले दर्द देना। तुम भी तो वही कर रहे हो ना। तभी भव्य भव्या को अपने पास खींचते हुए उसे अपने बेहद करीब करते हुए कहता है, मैंने तो तुम्हें बहुत कुछ सिखाया था, मगर क्या तुमने तो केवल एक ही चीज सीखा, नफरत करना। प्यार करना तो तुमने कभी नहीं सीखा। जिस पर भव्या फिर से भव्य को गले लगाते हुए कहती है, तो तुम सिखा दो ना। इस बार मैं सारी बातें मानूंगी तुम्हारी, मगर प्लीज अब ये नाराजगी छोड़ दो। पता नहीं तुमने किस तरह इतने दिनों तक मेरी नाराजगी को सहा है, मगर मुझसे तो तुम्हारी नाराजगी एक दिन भी नहीं बर्दाश्त होती है। प्लीज भव्य मान जाओ, वरना मैं मर जाऊंगी। भव्य भव्या की बातों को सुनकर उसे अपने करीब करते हुए उसके होठों पर अपने हाथ को रखकर कहता है, चुप, बिल्कुल चुप। यदि तुमने एक शब्द भी कहा ना तो सोच लेना बहुत बुरा होगा। बहुत बोलने लगी हो तुम। तभी भव्या मुस्कुराते हुए फिर से कहती है, कभी नहीं कहूंगी। यदि तुमने माफ कर दिया तो, और यदि तुमने मुझे माफ नहीं किया तो मैं खुद को। वह इतना ही कहती है कि तभी उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसके कहे हुए शब्दों को वहीं रोक देता है। दोनों पूरी शिद्दत से एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं, या यूं कहें वह दोनों एक दूसरे के बीच की सारी दूरियों को खत्म कर देना चाहते थे। भव्य भव्या में पूरी तरह से खो चुका था। धीरे धीरे भव्य की नाराजगी भी खत्म हो रही थी। आखिर उसे चाहिए क्या था? भव्या का प्यार ही तो, जिसके लिए उसने इतने सालों से तपस्या की थी, जो उसे अब मिल रहा था। तो वह कैसे अपनी भव्या से इतनी देर तक नाराज रह सकता है? वह तो एक पल की भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कुछ देर किस करने के बाद भव्य कहता है, आज माफ कर रहा हूँ, लेकिन यदि दोबारा कभी तुमने मेरा दिल दुखाया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। जिसे सुनकर भव्या मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथों को भव्य के गले में लपेटते हुए कहती है, कभी नहीं। आई लव यू सो मच। भव्य बस उसकी मुस्कुराती आंखों को देख रहा था। उसके बाद भव्या कहती है, चलो मैं तुम्हारे लिए आज खाना बनाकर लाई हूँ, पहले तुम खाना खा लो। मुझे पता है तुमने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। और तभी भव्य भव्या को अपनी बाहों में उठाते हुए लेकर जाता है। भव्या अपने हाथों से आज भव्य को खाना खिलाती है। भव्य को भी तो यही चाहिए था। वहीं दूसरी ओर माया गुस्से में अपने घर जाती है और अपने डैड को गले लगाते हुए कहती है, डैड मुझे वह चाहिए, किसी भी कीमत पर उसने शादी कर ली। डैड प्लीज मुझे भव्य चाहिए। यदि वह मुझे नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। प्लीज उस लड़की को भव्य से दूर कर दीजिए। मैं भव्य के बिना नहीं जी सकती हूँ। तभी उसके डैड गुस्से में कहते हैं, उसकी इतनी हिम्मत, उसने फिर से तुम्हारा दिल दुखाया। इस बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जिसे सुनकर माया कहती है, डैड इसमें भव्य की कोई गलती नहीं है। उस लड़की ने ही भव्य को अपने जाल में फंसाया हुआ है। आप उसे हमारे रास्ते से हटा दीजिए। जिसे सुनकर उसके डैड कहते हैं, ठीक है, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही करूँगा। और फिर माया को शांत करते हैं। माया जब शांत हो जाती है तो वह अपने घर से बाहर चले जाते हैं। भव्या भव्य के साथ में खाना खाकर वहीं ऑफिस में आराम करने लगती है, क्योंकि वह भव्य के साथ ही घर जाना चाहती थी। लेकिन भव्य को कुछ काम था, जिसकी वजह से वह उसका वेट करते करते वहीं ऑफिस में ही सो जाती है। भव्या को इतना सुकून से सोता देखकर भव्य को भी सुकून मिल रहा था। वह अपनी खुशी को लफ्जों में बयां नहीं कर सकता था। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।